मैं डॉक्टर पूर्णिमा लखरा, राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम सेमेस्टर 3 के कोर पेपर 6 तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के चौथे अध्याय फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम मतलब एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाएं पर चर्चा करेंगे। जिस तरह शासन की शक्तियों का प्रयोग मूल रूप से एक स्थान से किया जाता है या कई स्थानों से, इसी आधार पर शासन प्रणालियों के दो प्रकार होते हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। जिस शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में स्थित होती है उसे एकात्मक शासन कहते हैं। इसके विपरीत जिस शासन प्रणाली में शासन की शक्तियां केंद्र तथा राज्यों के बीच बटी होती है उसे संघात्मक शासन कहते हैं। अर्थात एकात्मक और संघात्मक शासन में भेद का आधार राज्य की शक्तियों का विभाजन है। ब्रिटेन और फ्रांस की शासन प्रणालियां एकात्मक संविधान का नमूना प्रस्तुत करती है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा सोवियत संघ की शासन प्रणालियां संघात्मक व्यवस्था देखते हैं। संघात्मक, आगे हम बात करेंगे संघात्मक शासन की अर्थ और परिभाषा। संघात्मक शासन वह शासन है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। तो विभिन्न विद्वानों ने एकात्मक शासन की इस प्रकार परिभाषाएं दी है। जैसे डॉक्टर फाइनर कहते हैं, एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिसकी इच्छा एवं जिसके अधिकारी समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं। अर्थात एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता एवं शक्ति केंद्र में निहित होती है और उन्हीं के इच्छा पर जितने भी अधिकारी होते हैं या कानून होते हैं उन पर उनका सर्वशक्तिमान मतलब सर्वस्व अधिकार होता है। इसी संदर्भ में डाइसी कहते हैं, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। गार्नर कहते हैं, यह शासन की वह प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन के एक अथवा एक से अधिक अंगों को पूरी शक्ति प्रदान करता है और इन्हीं से स्थानीय सरकारों को अपनी सारी शक्ति तथा अपना अस्तित्व प्राप्त होता है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि एकात्मक शासन में केंद्र तथा प्रांतों में वैधानिक दृष्टि से शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है, सारी शक्ति केंद्र के पास होती है और यह केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह समस्त शक्तियां स्वयं प्रयोग करे अथवा प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को प्रदान करे। अब हम बात करेंगे इस एकात्मक शासन की विशेषताओं की। एकात्मक शासन की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि यह एकात्मक शासन संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं है। अर्थात एकात्मक शासन में संविधान के अनुसार संपूर्ण राजनीतिक शक्ति या शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है और केंद्र तथा इकाइयों की सरकारों में उसका विभाजन नहीं किया जाता है। अर्थात केंद्रीय सरकार संपूर्ण देश में है और सभी विषयों के संबंध में सर्वोच्च होती है और इस प्रकार सरकार द्वारा प्रत्येक प्रकार का कार्य स्वयं केंद्र द्वारा किया जाता है। दूसरा है स्थानीय सरकारों की केंद्र पर निर्भरता। जिस तरह हमने कहा कि एकात्मक शासन के अंतर्गत स्थानीय सरकारों का स्वरूप एवं शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होती है क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को अनेक इकाइयों व प्रांतों में विभक्त किया जा सकता है, किंतु इन प्रांतीय सरकारों का संपूर्ण अस्तित्व केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।
एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के अनुसार प्रांतीय सरकारों की अपनी कोई पृथक एवं स्वतंत्र शक्ति नहीं होती है। तीसरा विशेषता है एकहरी नागरिकता। एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, अर्थात एकहरी नागरिकता का होने का तात्पर्य यह आवश्यक रूप से एकात्मक नहीं होता। अब हम बात करेंगे एकात्मक शासन के गुण की, मेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक शासन के गुण इस प्रकार हैं। पहला है प्रशासनिक एकरूपता। एकात्मक शासन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक ही प्रकार के कानून होते हैं और इन सभी कानूनों को केंद्रीय शासन के निर्देश के अंतर्गत कार्य रूप में परिणत किया जाता है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण राज्य में शासन की एकरूपता बनी रहती है। इस शासन में प्रशासनिक एकरूपता के साथ साथ नीति संबंधी एकरूपता भी बनी रहती है। प्रशासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में नीति का निर्धारण केंद्रीय शासन द्वारा किया जाता है। इससे क्या है कि नीति निर्धारण संबंधी सभी में एकरूपता आ जाती है, जो कि राज्य की उन्नति और कुशल प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा विशेषता है या दूसरा गुण है प्रशासनिक शक्ति संपन्नता। केंद्रीय शासन के हाथ में संपूर्ण शक्ति निहित होने के कारण केंद्रीय सरकार जनता के हित को दृष्टि में रखकर सभी विषयों के संबंध में ठीक प्रकार से दृढ़ता के साथ कार्य कर सकती है। इस शासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण होने के कारण प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के पास होता है और इसी निश्चित उत्तरदायित्व के कारण प्रशासन में कुशलता आ जाती है। तीसरा है वैदेशिक संबंधों का कुशलता पूर्वक संचालन। वर्तमान समय में प्रत्येक सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वैदेशिक संबंधों का संचालन कुशलता पूर्वक हो और इस संबंधों का संचालन एकात्मक शासन के द्वारा ही ठीक प्रकार से किया जा सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, संधि, समझौते आदि जिन समस्याओं का राज्य को सामना करना पड़ता है, उनके समाधान के लिए और कार्य संबंधी एकरूपता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अतः वैदेशिक संबंधों का संचालन करने की दृष्टि से देखा जाए तो एकात्मक सरकार अधिक उपयुक्त माना जाता है, या तो एकात्मक शासन व्यवस्था अधिक उपयुक्त माना गया है। चौथा गुण है संकट काल के लिए उपयुक्त। युद्ध, आर्थिक संकट और अन्य असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत शीघ्रता पूर्वक निर्णय करने, उन्हें गुप्त रखने और शीघ्र ही उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से शीघ्रता पूर्वक कार्य केवल संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत शक्ति का केंद्रीकरण होता है। और इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर भारतीय संविधान के अंतर्गत भी संकट काल के समय संघात्मक शासन को एकात्मक शासन में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गई है। पांचवा है संगठन की सरलता। संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन बहुत सरल होता है, क्योंकि संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है और इसी कारण केंद्रीय शासन और इकाइयों की सरकारों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था के संगठन में पर्याप्त परिवर्तनशीलता भी रहती है। केंद्रीय सरकार जब चाहे तब आंतरिक व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है। छठा गुण है राष्ट्रीय एकता। शासन की एकात्मकता के कारण संपूर्ण देश के लिए एक से कानून होते हैं, एक ही प्रकार से उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की व्यवस्था होती है और एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। सभी देशवासियों के एक ही प्रकार की परिस्थितियों में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उनमें राष्ट्रीयता के बंधन बहुत अधिक दृढ़ हो जाते हैं। सातवां है मितव्ययिता। इसमें विविध स्थानों पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के दोहरे कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है और शासन में मितव्ययिता बनी रहती है।
8वां है छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त। एकात्मक शासन छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध होता है क्योंकि यह उनमें सब भेद समाप्त करके संगठन और एकता स्थापित कर देता है। ये थे एकात्मक शासन के गुण। अब हम एकात्मक शासन के दोष की बात करेंगे। डिमेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक शासन के कुछ दोष भी पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है केंद्रीय सरकार के निरंकुश बनने का भय। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है, अतः स्वाभाविक रूप से यह भय बना रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्र में मनमानी करने लगती है, सभी क्षेत्र में मनमानी कर सकती है। व्यवहारिक अनुभव के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि शक्तियों के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप कम या अधिक रूप में निरंकुशता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है शासन की अक्षमता। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के हाथों में निहित रहती है, किंतु राज्य के किसी एक विशेष स्थान पर स्थित केंद्रीय सरकार से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वह देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से समझकर उचित रूप से शासन कर सकेगी। यद्यपि एकात्मक शासन में भी प्रांतीय सरकारों की स्थापना की जा सकती है, किंतु ये प्रांतीय और स्थानीय सरकारें पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर होने के कारण ठीक प्रकार से शासन कार्य नहीं कर सकती है। तीसरा है राजनीतिक चेतना जागृत करने में असमर्थ। प्रजातंत्रीय शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु यह राजनीतिक चेतना एकात्मक शासन में ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकती है। एकात्मक शासन में एक ही मंत्रिमंडल और विधानमंडल होने तथा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी न होने के कारण जनता को सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि लेने तथा शासन में हाथ बटाने का अवसर नहीं मिल पाता। इसीलिए जनता की सार्वजनिक कार्यों में रुचि कम हो जाती है और वह उदासीन होने लगती है। प्रशासन में भाग लेने का अवसर न मिलने के कारण जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण भी नहीं हो पाता है। चौथा है स्थानीय स्वशासन में बाधा। स्थानीय संस्थाओं की सफलता के लिए इन संस्थाओं के पास पर्याप्त शक्ति और आय के स्वतंत्र स्रोत नहीं होने चाहिए। यद्यपि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में भी स्थानीय संस्थाएं होती है, लेकिन केंद्रीय शासन का नियंत्रण बहुत अधिक होने के कारण यह संस्थाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं। पांचवा है नौकरशाही का अभाव। एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। इसीलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही की स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाती है। छठा है विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त। छोटे राज्यों में एकात्मक शासन भले ही सफल हो जाए, लेकिन बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, जहां पर भाषा, नस्ल, धर्म और संस्कृति की विविधताएं हो, एकात्मक शासन के आधार पर कार्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की विविधताओं के लिए विशाल राज्यों के लिए तो संघात्मक शासन व्यवस्था ही उपयुक्त होती है। इस संदर्भ में डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि एकात्मक शासन के दोषों का चित्रण करते हुए एकात्मक शासन के अंतर्गत स्थानीय जनता में अपनी ओर से कार्य करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा के स्थान पर उत्साहहीनता दृष्टिगोचर होती है। स्थानीय शासन की शक्ति दुर्बल हो जाती है और केंद्रीकृत नौकरशाही का विकास होता है। तो इस प्रकार एकात्मक शासन के गुण दोषों की विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से छोटे तथा आधारभूत एकता संपन्न राज्यों में एकात्मक शासन उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकता। उपयुक्त सिद्ध हो सकता है, छोटे तथा आधारभूत एकता संबंध राज्यों में एकात्मक शासन उपयुक्त सिद्ध हो सकता है, लेकिन बड़े राज्य, बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में यह एकात्मक शासन सिद्ध नहीं हो सकता, सफल सिद्ध नहीं हो सकता है।